हेलो गुड मॉर्निंग, टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज हमारा टेस्ट सीरीज नंबर ये 18 है, यानी कि 18वां टेस्ट सीरीज हम लोग देखने जा रहे हैं। इसके पहले 17 टेस्ट सीरीज को हमने देखा है और 17 टेस्ट सीरीज का वीडियो अपलोड हो चुका है। आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके बीपीएससी टीआरई 2 करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाएंगे तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। इसमें मैथमेटिक्स के भी प्रश्न हैं, आइए देख लेते हैं उसके प्रश्नों का जवाब। और इसका जो सॉल्यूशन का जो पीडीएफ है वो हमारे टीएमसी जो नॉलेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा कर के इसके सॉल्यूशन का वीडियो या उसका पीडीएफ देख सकते हैं, जिसके लिए उसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के लिंक में रहेगा। आप वहां से जुड़ सकते हैं और वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देख लीजिए, इसका पहला प्रश्न है और आप सवाल पढ़ते जाइए। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर है, ताकि वीडियो लंबा ना हो। इसका आंसर 1/35 है। दूसरा जो प्रश्न है ये बहुभुज के प्रश्न इसके पहले भी देखे जा चुके हैं, कुछ का सॉल्यूशन भी बताया गया है। इसका जवाब एक होगा, यानी कि 10। तीसरा जो प्रश्न है वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित हैं और इसमें आप मिश्रधन इसमें दिया हुआ है तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा। और चौथा सवाल है, ये देखिए, ये अनुपात समानुपात का सवाल है और इसका भी जवाब ए है। पांचवा जो प्रश्न है, पांचवें प्रश्न का जवाब होगा इसमें ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। और इसका सॉल्यूशन आप हमारे पीडीएफ में देख लेंगे तो समझ लेंगे। और इसका 6 नंबर सवाल जो है, देखिए, ये क्षेत्र मिट्टी से सवाल है। बेलन का बकपीस दिया हुआ है और आयतन इतना है, तो इसमें कह रहा है कि इसकी त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये फार्मूला बेस्ड सवाल है और इसका आंसर इसमें सी होगा। और 7वां प्रश्न जो है इसका आंसर 7वां का डी है। तो इस तरीके से ये मैथमेटिक्स के प्रश्न थे। और आइए यहाँ से देखते हैं जीके जीएस के प्रश्न। अब 8वां प्रश्न है कि सुदीर्घन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। सुदीर्घन कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा। और इसका नेक्स्ट जो है कि इसमें जो कुछ शब्दावली होती है बैडमिंटन से संबंधित, जैसे कि कोर्ट है, नेट फॉल्ट है, ड्यूस है, ड्राइव है, स्मैश और लव, ये सभी शब्दावलियाँ जो हैं कि वो बैडमिंटन के लिए खेल में प्रयोग की जाती हैं। इसका 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब है नवीन चावला, इसके लेखक हैं। नवीन चावला ने इस पुस्तक को लिखा है। और नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। 10वां प्रश्न है, किस जिले में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो उनके नाम पर एक साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा पटना में, इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 11वां प्रश्न है कि बिहार की सबसे पुरानी नदी कौन सी है। बिहार की सबसे पुरानी नहर पूछा है कि सबसे पुरानी नहर कौन सी है। सबसे पुरानी नहर जो है कि वो सोन नहर है बिहार में, तो इसका ऑप्शन ए होगा। और सोन नहर का निर्माण 1874 में किया गया था। 1874 में सोन नहर का निर्माण किया गया था। और जो बिहार का दूसरा सबसे पुराना नहर अगर देखा जाए तो वो है त्रिवेणी, जो ऑप्शन बी में है। ये बिहार का दूसरा पुराना जो है कि नहर है। और त्रिवेणी नहर को जो है कि 1904 में बनाया गया था और इसे जो है कि 1874 में, याद रख सकते हैं आप। इसके बाद है, और त्रिवेणी नहर को ये गंडक से निकाला गया है। और भारत का सबसे अगर लंबी नहर की बात करें तो वो है इंदिरा नहर। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी होगा, यानी कि समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष बने हैं। और उनसे पहले जो है कि डीआरडीओ के अध्यक्ष जो थे वो जी सतीश रेड्डी थे। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, वे पूर्व में पंजाब के मुख्यमंत्री रहे थे, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। और अभी वर्तमान में अगर हम बात करें कि पंजाब में मुख्यमंत्री कौन है, तो भगवंत मान, यानी कि जो आम आदमी पार्टी के हैं, तो वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला रखी है। किस देश में प्रधानमंत्री ने, यानी कि जो नरेंद्र मोदी हैं, लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला रखी हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में ये लिटिल इंडिया गेटवे का एक पार्क बनाया गया है। तो इस तरीके से उसमें
प्रधानमंत्री ने उसकी आधारशिला रखी थी। और नेक्स्ट का 15वां प्रश्न देखते हैं कि पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। अगला प्रश्न है कि पौधे में क्लोरोफिल जो हो तो उसमें कौन सा तत्व सहायक होता है उसके बनने में। तो इसका सही जवाब होगा इसमें मैग्नीशियम इसका सही जवाब होता है। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम ही पाया जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में आखिर क्या कौन सा तत्व होता है, तो मैग्नीशियम इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है कि इनमें से देखिए कुछ चित्र दिखाए गए हैं कि इनमें से कौन सा एकांक ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करता है। ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को इसमें से कौन प्रदर्शित कर रहा है, तो देख लीजिए इसमें इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि ये जो है कि एकांक ऋण आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन करता है। और ये जो इसमें आप चित्र देख रहे हैं तो इसके लिए सिर्फ ये जो है कि विद्युत ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य जो हैं तो वो इसके लिए उपयुक्त ऑप्शन नहीं है। 17वां प्रश्न है कि किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रोस्कोप जो है तो वो सही जवाब होगा कि विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ और भी कुछ जो है कि इसमें दिया गया है, तो देखिए जैसे इसमें उपकरण दिए गए हैं, जैसे ओम मीटर हैं, तो ये ओम मीटर प्रतिरोध के लिए होता है, जो कि एम्पियर जो ये विद्युत धारा को मापता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि ऑप्शन देख लीजिए, 18वां प्रश्न है कि इसमें आयनों के में आयनिक त्रिज्याओं का क्रम क्या है। ये विभिन्न जो आयन दिए गए हैं, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम के ये आयन दिए गए हैं, जिसमें ऋण आयन और धन आयन दोनों ही शामिल हैं। तो बताना है कि आयनिक त्रिज्याओं का इसमें क्रम क्या है। तो देख लीजिए ये 18वां प्रश्न है और इसमें आयनिक त्रिज्याओं का जो क्रम है, तो इसमें देख लीजिए सबसे पहले जो है कि इसमें ये N3 होगा, यानी कि नाइट्रोजन के आयन हैं। उसके बाद से जो है कि O2 है, ऑक्सीजन वाले हैं, और इसके बाद से फ्लोरीन का होता है, और देन उसके बाद से ये सोडियम का होता है, Na+ जो होता है, क्योंकि सोडियम धन आयन बनाता है। मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है। किस अंग को एडम का एप्पल कहते हैं, तो सही जवाब है ऑप्शन ए है, यानी कि कंठ या टेंटुआ को एडम का एप्पल कहा जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जोंक किस संघ से संबंधित है। जोंक जो है कि किस संघ से संबंधित है, तो ये एनेलिडा संघ से हैं, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। जोंक एनेलिडा के संघ में शामिल हैं। और इस तरीके से इसमें बहुत से जो है कि जंतुओं के जो संघ बनाए गए हैं, तो उससे भी बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। तो एनेलिडा में जैसे केंचुआ है, जोंक है और नेरिस, ये तीन जो है कि एनेलिडा में आते हैं। मोलास्का में देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, मोलास्का श्रेणी में घोंघा आता है, इसमें घोंघा है, सिप्पी हैं और ऑक्टोपस आते हैं। तीसरा जो है कि ये जो प्लेटीहेल्मिथेंस जो हैं, उसमें अगर हम बात करें, ये ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है, तो उसमें फीताकृमि आते हैं, लीवर फ्लूक आते हैं और प्लेनेरिया इसमें शामिल होते हैं। और इसमें जो प्रोटोकॉल इसमें दिया हुआ है, तो ये तीन जो है कि आपको ऑप्शन के बारे में बताया गया है, तो आप इस ध्यान से इसको देख लेंगे। दक्षिण अमेरिका देश पराग्वे की राजधानी कहाँ है। पराग्वे जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है, तो उसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी जो है कि असुनसियन है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें सी होगा। और इस तरीके से नेक्स्ट है कि कंधार के द्विभाषी शैल अभिलेख किन दो भाषाओं में लिखे गए हैं। कंधार में जो द्विभाषी शैल अभिलेख मिले हुए हैं, उसको किस भाषा में लिखा गया है, तो ग्रीक और अरमाइक भाषा में उसको लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए सूटेबल ऑप्शन है। और इसमें अगला प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस राज्य में स्थित हैं। रंगपुर जो हैं वो भारत के किस राज्य में है, तो ये गुजरात में स्थित हैं। और इस तरीके से ये सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। और रंगपुर गुजरात के कठियावाड़ा प्रायद्वीप में स्थित हैं। और रंगपुर से जो हड़प्पा कालीन जो बहुत सारे उपकरण और अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये हड़प्पा यानी कि कालीन सभ्यता के लिए या उसकी संस्कृति के लिए ये महत्वपूर्ण स्थल थे। ऐसे गुजरात में और भी बहुत सारे स्थल मिले हुए हैं जिनका संबंध हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता से रहा था। नेक्स्ट है कि मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था। मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित करने का काम किसने किया था, ऑप्शन देख लीजिए। और इसका सही जवाब है प्रेम बिहारी नारायण राजायदा ने इसका हस्तलिखित जो है कि उसको किया था भारतीय संविधान को। और
भारतीय संविधान में हम जानते हैं कि 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी प्रारंभ में, अब उनमें उसकी संख्या को बढ़ाया गया है। अब अगर वर्तमान में देखें तो वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं, जो 22 भाग थे अब 25 भाग हो गए हैं, और अनुच्छेद जो है कि लगभग 470 अनुच्छेद हो गया है भारतीय संविधान में। और अनुसूचियों की बात करें तो ये 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। तो इस तरीके से अब वर्तमान में देखें तो 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। और नेक्स्ट है कि 4 जून 1756 को बंगाल के नवाब की सेना ने कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण किया। इस समय बंगाल का नवाब कौन था? इसमें ऑप्शन है इसका बी, यानी कि सिराजुद्दौला उस समय नवाब थे बंगाल के। और नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंद महासागर विश्व का, ये देखना है कि विश्व में हिंद महासागर की क्या स्थिति है, सबसे बड़ा है। देखिए इसमें तीसरा सबसे बड़ा जो है कि महासागर है। और इसमें इसकी तरफ अगर बात करें प्रशांत महासागर जो है कि एक तरफ प्रशांत और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से ये घिरा हुआ है। तो नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? ये 27वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 100वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा इसे अंगीकृत किया गया था। और इसका 28वां प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि देवनागरी लिपि को हिंदी संघ की राजभाषा होगी? देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा जो होगी उसका जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उसका सही जवाब इसमें है कि अनुच्छेद 343A के तहत इसका उल्लेखित किया गया है। और हम जानते हैं कि अनुच्छेद जो 345 हैं वो राज्यों के भाषा से संबंधित हैं। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? पंचायतों से संबंधित इनमें से कौन नहीं है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि संविधान का जो 74वां संशोधन अधिनियम है वो पंचायतों से संबंधित नहीं है। इसका संबंध नगर पालिका से है, नगर निकायों से हैं। और पंचायतों से संबंधित जो संशोधन है वो 73वां है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्वत शिखर है जो भारतीय राज्य नागालैंड और म्यांमार के संगाइंग श्रेणी की पहाड़ी सीमा पर आसपास की चोटियों के ऊपर दिखाई देता है? ऑप्शन देख लीजिए इसमें, और इसका सही जवाब है यानी कि ऑप्शन सी जो है, यानी कि माउंट सारामती एक ऐसा पर्वत शिखर है जो इसके लिए सही जवाब होगा, और जो नागालैंड और म्यांमार के संगाइंग श्रेणी की पहाड़ी सीमा पर और उसके आसपास की चोटियों के ऊपर से दिखाई देता है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित है? राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित इसमें कौन सी सूची है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, यानी कि चौथी जो अनुसूची है। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में से स्थापित किया गया था। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 1960 भारत और पाकिस्तान के बीच किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसका नाम था सिंधु जल संधि। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? हम जानते हैं कि बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हो गया था, और यानी कि 1971 तक वो पाकिस्तान का हिस्सा रहा, बाद में वो एक स्वतंत्र देश बन गया। और मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो इसको इसकी सैल कहा जाता है, यानी कि तल सैल कहा जाता है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि बारालाचा दर्रे को के दोनों किनारों पर से निकलने वाली 2 जलधाराएँ चंद्रा और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? जो 2 जलधाराएँ निकलती हैं चंद्रा और भागा, तो कौन सी नदी बनती है उससे? तो इसमें देख लीजिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि चिनाब नदी इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है कि पक्के बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में पक्के बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में हैं। और अरुणाचल प्रदेश के और भी कुछ प्रमुख बाघ अभयारण्य हैं, जैसे कि नामदफा हैं, पक्के और कमलांग। ये 3 जो है कि और बाघ अभयारण्य हैं, जो कि पक्के जो है कि वो आंध्र प्रदेश में ही हैं। और इसका 38वां प्रश्न है कि हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य हानिप्रद गैसों के साथ सूर्य प्रकाश की किस क्रिया से घना कोहरा उत्पन्न होता है? ये बताना है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें जो प्रकाश रासायनिक क्रिया होती हैं और उसके चलते हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्साइड या अन्य जो भी हानिकारक जो गैसें हैं उसके साथ सूर्य के प्रकाश की रासायनिक क्रिया होती हैं,
और जिसकी वजह से घना कोहरा उत्पन्न हो जाता है। कई प्राचीन स्मारक अम्ल वर्षा के द्वारा नष्ट हो चुके हैं। जो हैं ये बताना है कि कई प्राचीन स्मारक अम्ल वर्षा के द्वारा नष्ट हो चुके हैं और वो कौन हैं, तो इसमें बताना है। देख लीजिए ऑप्शन इसका है, यानी कि वर्षा का उच्च अम्लीय जो जल हैं जो कि नाइट्रोजन और गंधक के ऑक्साइडों के कारण ऐसा हो जाता है और बहुत से जो प्राचीन स्मारक हैं उस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और इसका आखिरी प्रश्न होगा आज के लिए कि जब सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का धुआं बादलों में उपस्थित जल में घुल जाता है तो वे अम्ल बनाते हैं, जो कारण बनते हैं, किसके कारण बनते हैं, और वो अम्ल वर्षा के कारण बनते हैं। इस तरीके से ये आज का ये 18वां टेस्ट सीरीज़ था। इसके बाद से इसका जो मैथ का जो सॉल्यूशन का PDF होगा वो टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध रहेगा, आप वहाँ से जा कर के इसे देख सकते हैं।